नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परमाणु की संरचना पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको देखते हैं। आइए देखते हैं एजुकेशन पॉइंट पर परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु संरचना होती क्या। कल अपने जो पिछला वीडियो देखा था, उस वीडियो में था कि परमाणु में छोटा कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखते हैं ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाएगी, कौन धनावेश होगा, कौन ऋणावेश होगा, कौन प्रोटॉन होगा, कौन न्यूट्रॉन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले परमाणु की संरचना देखेंगे तो इसमें थॉमसन परमाणु मॉडल दिया था। इसके अनुसार क्या होता है, इन्होंने जैसे कि केक होता है, उस केक में अनेक प्रकार की किशमिश वगैरह लगे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से तरबूज का मॉडल जो है इन्होंने दिया था। तरबूज का मॉडल पर आधारित यही मॉडल था। प्लम पुडिंग का मॉडल भी इसी रूप में था। प्लम पुडिंग मॉडल ये जो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि तरबूज का मॉडल होता है, तरबूज जो होता है उसमें पूरा लाल पार्ट होता है और इसमें कुछ जगह पर क्या होता है, बीज होते हैं। यानी जो लाल पार्ट होगा, लाल भाग होगा, वह धनावेश कहलाता है और जो बीज होंगे वह ऋण आवेश कहलाएगा। यानी इस तरबूज में धनावेश और ऋणावेश का मान इक्वल रहेगा, समान रहेगा, तो यह उदासीन होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस मॉडल के अनुसार इसके पॉइंट लिखते हैं। नंबर एक लिखते हैं, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दसे होंगे। इलेक्ट्रॉन दसे होंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा कि ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश होगा उसका मान समान होगा, अर्थात परमाणु विद्युत गुण का उदासीन होता है। सेकंड पॉइंट जो क्या है कि धनावेश तथा ऋण आवेश का मान परमाणु में समान रूप से होता है। अर्थात यह उदासीन होगा। यानी हमने देखा है
कि जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन होंगे, यानी जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने नेगेटिव आयन होंगे, तो न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा। ये अपने थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार देखा है, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा कणों की बौछार एक सोने की पन्नी के ऊपर किया। सोने की पन्नी होती है, उस पन्नी के ऊपर क्या किया इन्होंने, अल्फा कणों की बौछार की। जैसे कि हम समझते हैं इस मॉडल के अनुसार, इस प्रयोग के अनुसार हम समझते हैं ये एक सोने की पन्नी थी जिसमें अनेक पार्टिकल्स सोने के कण के रूप में बने हुए थे, बहुत महीन पतली थी, जिसमें हमने अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल्स की इसमें बौछार की, जिसमें से जैसे ही कण क्या होंगे, कुछ कण तो क्या होंगे सीधे निकलेंगे और कुछ कण क्या होंगे 90 डिग्री पे एंगल पे विक्षेपित हो गए। और 12,000 कण थे, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स थे। उन पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल्स था जो वापस लौट के आया। देखिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था उस मॉडल के अनुसार अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की इसके ऊपर, सोने की पन्नी के ऊपर, और पन्नी के ऊपर बौछार करने के बाद में कुछ कण तो क्या होंगे सीधे सीधे निकल गए और कुछ कण क्या हो गए 90 डिग्री के एंगल पे विक्षेपित हो गए। और 12,000 कणों में से एक ऐसा कण था जो कि वापस लौट के आया है। ये रदरफोर्ड के जीवन की एक अविस्मरणीय घटना थी जिसको यह सिद्ध नहीं कर पाया। इसके अनुसार अपन देखते हैं नंबर 1 पॉइंट जो लिख देते हैं अपन इसमें कि रदरफोर्ड के अनुसार कि जब सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की जिससे कुछ कण सीधे निकल गए कुछ कण 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए और 12,000 कणों में से एक कण वापस लौट के आया। इस जो 12,000 कणों में से एक कण वापस लौट के आया, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। इसके बाद में इसकी जो महत्वपूर्ण जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसके अनुसार परमाणु, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है कि इससे निष्कर्ष निकला है कि परमाणु का अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो भी क्या थे, धनावेशित थे। और परमाणु का नाभिक धनावेशित होने से अल्फा कण वापस लौट के आया। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में पॉजिटिव आयन है और जो नाभिक होता है
परमाणु होता है, उस परमाणु का नाभिक होता है, वो भी क्या होता है, धनावेश होता है। ये भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण से वापस लौट के आया। यही रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज भी इसी अकॉर्डिंग की थी। दूसरा जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है। थर्ड जो पॉइंट होगा, एक तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक के चारों चक्कर क्या लगाएगा, वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगाएगा। और अगला जो पॉइंट होगा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता है। वापस में एक बार वापस देख लेते हैं कि निष्कर्ष निकला हमारे पास, परमाणु का नाभिक धनावेश होने के कारण से अल्फा पार्टिकल्स जो क्या हो गए, वापस लौट के आ गए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, धनावेश भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन होगा, यानी दूर दूर जाएंगे, यानी प्रतिकर्षण हुआ, जिसके कारण से वापस लौट के आ गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट बात की मैंने कि नाभिक का आकार परमाणु का आकार की तुलना में बहुत कम होता है। इस प्रकार से हमने रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल के बारे में देखा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, रदरफोर्ड की कमी रहती है। कमी क्या थी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन है, यदि वह ऊर्जा का लगातार ह्रास करता रहेगा तो क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी, वो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कमी थी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा का निरंतर ह्रास या कमी करता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चला जाएगा। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं समझा सका। सेकंड जो है, इसके बाद में नील्स बोर आया था। उस बोर के मॉडल के अनुसार बोर मॉडल देखते हैं कि बोर मॉडल ने कहा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन जो हैं कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहेगा। इलेक्ट्रॉन विविध कक्षा कहलाती है। नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है।
सेकंड जो पॉइंट था कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं करता। जब वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नील्स बोर की थी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन है, वो एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा, वो उत्सर्जन करेगा। और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि नाभिक ने इसने बोर ने बताया था कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो बोर ने ये भी कहा था कि Lm ऊर्जा स्तर इन्होंने दिए थे जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होती हैं, जिसकी व्याख्या अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि K11 ऊर्जा स्तर होगा जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² थी, जिसके अनुसार 2, 8, 18, 32 के अनुसार उसमें जो रेशो था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको आप उतारिए जब तक। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन ने इतनी देर स्टडी की, इस स्टडी में ये मालूम पड़ा कि 3 चीज़ें हमारे पास आई हैं। एक तो आई हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरी प्रोटॉन और तीसरी चीज हमारे पास, पहली इलेक्ट्रॉन, दूसरी प्रोटॉन, तीसरी आई हमारे पास न्यूट्रॉन आई है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा था हर बार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, आवेश हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी। इस पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है पॉजिटिव आयन। न्यूट्रॉन की खोज करता है, यानी खोज करने वाला, डिस्कवरी करने वाला है जेम्स चैडविक था। जेम्स चैडविक
नामक साइंटिस्ट था, चैडविक ने की थी, जिस पर आवेश उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यानी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जो कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। यानी न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, प्रोटॉन से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को हम पी से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन का हम एन से दर्शाते हैं। अब अपन आगे देखते हैं इसमें, जो कि हमारे पास जो है कि द्रव्यमान संख्या को देखते हैं। देखिए यहीं पर ले लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। यानी प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी द्रव्यमान संख्या को हम ए से दर्शाएंगे, प्रोटॉन की संख्या को P से और न्यूट्रॉन की संख्या को N से दर्शाएंगे। यानी A = P + N हो जाएगा। अब हमारे को इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं अपन। देखिए इसी में, जैसे कि मेरे पास 2He4 लिखा हुआ है, ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और ये हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, यानी जिसको हम द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 2He4 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ए क्या होगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोटॉन संख्या कितनी होगी, 2 होगी, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे अभी, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, यानी अपन जानते हैं न्यूट्रॉन निकालना तो A - P होगा। 4 में से क्या करेंगे अपन, 2 घटाएंगे, कितना रहेगा, 2 रहेगा, यानी न्यूट्रॉन कितने रहेंगे मेरे पास, 2 रहेंगे। और एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 4। और देखिए एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं आपको, इसको देखिए। जैसे कि सोडियम 23 होता है, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ए कितना होगा, और एन कितना होगा। यानी हमारे पास जो प्रोटॉन होंगे वो तो क्या होंगे, 11 होंगे, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 23 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, वही फॉर्मूला होगा A - P। देखिए कैसे आ रहा, मुझे निकालना है न्यूट्रॉन, P को इधर पक्षांतर कर लेंगे, P क्या है, प्लस में है, क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए N = A - P होगा। A का मान मेरे पास कितना रहेगा, 23, प्रोटॉन दे रखे 11, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने द्रव्यमान संख्या के बारे में देखा, इसको आप नोट कर लीजिए। समस्थानिक जो होता है, एक ही तत्व के परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहेंगे। यानी कहा हमने एक ही तत्व की परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है, समान होती है। इन तीनों में देखिए आप, प्रोटॉन संख्या क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो P देखिए कितना, एक कितना इसमें, एक, P कितना इसमें, एक कितना इसमें, दो, P कितना इसमें, एक, और A कितना इसमें, 3 है। यानी देखिए आप, प्रोटॉन की संख्या क्या सब में समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। इसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, इसे आइसोटोप्स कहते हैं। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कार्बन C12 और देखिए कार्बन C14, दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं समबारिक। देखिए नाम से स्पष्ट है, ऐसे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे समबारिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको कि आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040। यहाँ देखिए दोनों में द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है, डिफरेंट टाइप की है। इसे क्या कहते हैं, समबारिक कहते हैं। इस प्रकार से हमने परमाणु की संरचना के जो टॉपिक था उसकी अपन ने देखा है। यदि आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।